सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने के फैसले के बाद नेपाल में सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से की आग में पूरा नेपाल धधक उठा। गुस्साए लोगों ने नेपाल में संसद भवन समेत कई अहम सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। जगह जगह तोड़फोड़ की गई, दफ्तरों पर गुस्सा निकाला गया। सरकार के खिलाफ फूटे लोगों के आक्रोश की आग में नेपाल के कई शहर जल उठे। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कें तो मानो जंग का मैदान बन गई। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी कर दी। बवाल, तोड़फोड़ और आग की लपटों ने राजधानी काठमांडू की सूरत बिगाड़ कर रख दी। काठमांडू का आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। नाराज भीड़ ने संसद भवन में घुसकर पहले तोड़फोड़ की, इसके बाद वहां आग लगा दी। संसद भवन के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों को भी गुस्से में आग बबूला लोगों ने आग के हवाले कर दिया। संसद के अलावा नगर पालिका भवन, जेल, बैंक, नेपाली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर समेत कई दूसरी पार्टियों के दफ्तरों पर भीड़ ने हमला बोल दिया। कुछ दिन पहले नेपाल की सरकार ने वहां व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। सरकार के इस फैसले ने पूरे नेपाल में युवाओं को एकजुट कर दिया, गुस्से से भर दिया। देखते ही देखते नेपाल के युवाओं ने सरकार के फैसले के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। काठमांडू में भयंकर प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन को नाम दिया गया जेन जी रेवोल्यूशन। जेन जी उनको कहते हैं जो साल 1997 से साल 2012 के बीच पैदा हुए लोग, यानी अब जो वो युवा हो गए। माना जा रहा है नेपाल में इस प्रदर्शन की अगुवाई इन्हीं युवाओं ने की और नेपाल की सत्ता से वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उखाड़ फेंका। सरकार विरोधी प्रदर्शन की धधकती आग में नेपाल का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और तमाम सरकारी दफ्तर जल उठे। प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरकर कोहराम मचा दिया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए, तोड़फोड़ की, पुलिस पर पथराव किया और सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाला। राजधानी काठमांडू में नेपाल की संसद को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुस गए और पूरी इमारत को आग की लपटों में झोंक दिया। हालात इतने बेकाबू हुए कि मंत्रियों को जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकलना पड़ा। आग की लपटों में जलते संसद भवन से उठते काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगाने के बाद उसके नजदीक मौजूद एक बैंक की इमारत और एक होटल को भी आग के हवाले कर दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों के आगे नेपाल की पुलिस और सेना भी बेबस नजर आई। संसद भवन के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पर धावा बोल दिया। पहले वहां तोड़फोड़ की गई, उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। यानी नेपाल में सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे जेन जी प्रदर्शनकारियों के सिर पर मानो खून सवार। संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास को आग के हवाले करने से पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। खबरों के मुताबिक उनके परिवार के लोगों को बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर को भी जला दिया। खबरों के मुताबिक नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 प्रमुख इमारतें, संसद भवन, सिंह दरबार और नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया। सिंह दरबार में नेपाल के मंत्रियों के दफ्तर है। प्रदर्शनकारियों ने वहां पहुंचकर तोड़फोड़ की, फाइलों में आग लगा दी और फर्नीचर तोड़ डाला। प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचने से पहले सेना ने मंत्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली। नेपाल में सरकार के खिलाफ छिड़े सबसे बड़े विद्रोह की आग राजधानी काठमांडू के अलावा कई शहरों तक पहुंच गई। नेपाल के बांके जिले के शहर नेपालगंज में भी सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने खूब बवाल किया। उन्होंने बीपी चौक पर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। गुस्से में तमतमाए लोग नेपालगंज के नगर पालिका दफ्तर में भी घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां मेयर की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और दफ्तर में तोड़फोड़ करने के बाद आगजनी कर दी। मतलब राजधानी काठमांडू से भड़की विद्रोह की चिंगारी ने पूरे नेपाल में बगावत की आग को भड़का दिया। नेपाल के नेपालगंज शहर में भी प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। गुस्सा लोगों का इस कदर उमड़ा है कि अब सड़कों पर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। तमाम जो है सरकारी दफ्तरों में आग लगाए गए हैं, कार्यालय जलाए गए हैं पार्टियों के, और लोगों का जो गुस्सा है, जो युवा है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई है। नेपालगंज में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर पालिका दफ्तर में धावा बोल दिया। वहां पर मौजूद मेयर की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया और दफ्तर में आग लगा दी गई। नगर पालिका मेरे सामने जल रही है अभी, और इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। इनका कहना है कि जो 20 से 22 बच्चे जिनकी मौत हुई है, उसको लेकर आक्रोश है लोगों में। आप दिखाइए इस तरफ जो है किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।
नेपालगंज शहर नेपाल के बांके जिले में मौजूद है और वहां का बांके जिला भारत से लगने वाली सीमा पर मौजूद है। राजधानी काठमांडू से नेपालगंज की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। नेपालगंज में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने अपनी ताकत दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, वैसे में गोली चला दिया। 22 लोग को मारे गए, 25 लोग को मार दिया। सरकार के एक्शन के बाद पूरा नेपाल मानो धधक उठा। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलने के बाद विद्रोह शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में जेन जी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार को घुटनों पर ला दिया। और नेपाल में हुए हिंसक आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ नेपाल के प्रधानमंत्री को निशाना बनाया, बल्कि कई मंत्रियों के साथ भी मारपीट की। काठमांडू में गुस्से से भौखलाई भीड़ वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में घुस गई। वहां पहुंचकर उन लोगों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को बुरी तरह पीटा। वो अपने घर में आराम कर रहे थे। इस बीच भीड़ ने उन पर धावा बोला और उन्हें कपड़े पहनने का मौका तक नहीं दिया। वो लोग उन्हें आधे कपड़ों में ही बाहर खींच लाए। उन्हें उनके घर के हॉल में गिरा गिरा कर मारा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें तब तक पीटा जब तक उन्होंने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग ली। इस दौरान उनकी पत्नी और नेपाल सरकार में विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ भी मारपीट की गई। वो शेर बहादुर देउबा को भीड़ के कहर से बचाने के लिए आगे आईं, तो एक प्रदर्शनकारी ने उनके बाल पकड़कर उन्हें वहां से अलग कर दिया। उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। और यह सब इतनी तेजी से हुआ कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें कपड़े पहनने का भी वक्त नहीं दिया। उन्हें उनके ही घर में गिरा गिरा कर मारा गया। एक प्रदर्शनकारी ने तो उनके सिर पर एक कुर्सी दे मारी। इस दौरान पूर्व पीएम देउबा लाचार नजर आए। वो चारों तरफ से प्रदर्शनकारियों से घिर गए। उन लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने प्रदर्शनकारियों के पैर पकड़कर माफी नहीं मांग ली। इस दौरान जब उनकी पत्नी उन्हें भीड़ से बचाने के लिए आगे आईं, तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। एक प्रदर्शनकारी ने तो शेर बहादुर देउबा की पत्नी को भी लात मार दी। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें भीड़ के कहर से बचाने के लिए एक किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन वो लोग लगातार उन्हें गंदी गंदी गालियां देते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसे प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ वहां तोड़फोड़ की, बल्कि काफी सामान वहां से उठाकर भी ले गए। इसके कुछ देर बाद वहां नेपाल की सेना के जवान पहुंचे। उन्होंने खून से लथपथ पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनके परिवार के लोगों को वहां से निकाला। और नेपाल की सरकार के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को तो वहां के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उन्हें उनके घर से निकाल कर मारा, सड़क पर दौड़ा दिया। बचने के लिए वो जब वहां से भागे तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें एक नदी में फेंक दिया। उनके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े नजर आए और एक प्रदर्शनकारी उन्हें उसी नदी में पीटते हुए आगे लेकर जाता दिखा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के घर पर धावा बोला। उन्हें पीटने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच गए और उस भीड़ में शामिल लोगों ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को पकड़कर उनके घर से बाहर निकाला। जैसे ही मौका मिला, विष्णु प्रसाद पौडेल ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। सड़क पर दौड़ते वित्त मंत्री को एक प्रदर्शनकारी ने सामने से आकर जोरदार लात मारी और वो एक मकान की दीवार से जा टकराए। ये सब किसी फिल्म के सीन की तरह था। वित्त मंत्री बचने के लिए दौड़ते रहे और भीड़ उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती रही। सड़क पर गिरे विष्णु प्रसाद पौडेल किसी तरह उठे और फिर दौड़े, लेकिन इस बार एक प्रदर्शनकारी ने उन्हें उनकी गर्दन से दबोच लिया। बताया गया कि इसके बाद उन्हें एक नदी में धक्का दे दिया गया। वहां भी उन्हें कमर तक भरे पानी में आधे कपड़ों में चलवाया गया। नदी के दोनों तरफ भीड़ उन्हें गालियां देती रही और एक प्रदर्शनकारी उनके ठीक पीछे पीछे चलते हुए उन्हें मारता गया। इस दौरान नेपाल के वित्त मंत्री सिर पर हेलमेट पहने दिखे और वो प्रदर्शनकारी उन्हें पीट पीट कर आगे बढ़ाता गया। और इस सब के बीच नेपालगंज में मौजूद नेपाली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की, खूब पत्थर बरसाए। इससे पहले वहां एक बड़ा विरोध मार्च भी निकाला गया, जिसकी अगुवाई युवाओं ने की। वहां एक युवा प्रदर्शनकारी लोगों के बीच खड़े होकर भाषण देता नजर आया। उसके सीने और चेहरे पर पट्टियां लगी दिखी। वो ये दावा करता नजर आया कि एक दिन पहले हुए आंदोलन के वक्त पुलिस ने उस पर गोलियां बरसाई थी। इसका सबूत देने के लिए वो खून से सने अपने कपड़े भी लोगों के बीच लेकर पहुंच गया। दावा किया गया कि इसी के बाद भीड़ ने नेपाली कांग्रेस के दफ्तर पर हमला बोल दिया, उसकी इमारत पर अंधाधुंध पत्थर बरसाए, वहां रखे सामान को आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि जब वहां पुलिस और सेना के जवान पहुंचे तो उन्हें भी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा।
क्योंकि गुस्से से बौखलाई भीड़ ने नेपालगंज में मौजूद नेपाली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला बोला और वहां आग लगा दी। उस दफ्तर के परिसर में आग की लपटें दिखी। प्रदर्शनकारियों ने नेपाली कांग्रेस के दफ्तर में रखी प्लास्टिक की कुर्सियों को उस आग में ऐसा झोंका कि वो मिनटों में पिघल गई। इससे पहले वहां जमकर पथराव भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़क से ही नेपाली कांग्रेस के दफ्तर की पहली मंजिल तक पत्थर बरसाए। उस इमारत की सुरक्षा में लगे जवानों पर उन लोगों ने पानी की बोतलें फेंकी। पत्थरबाजी का यह सिलसिला एक विरोध मार्च के बाद शुरू हुआ। वहां एक युवा प्रदर्शनकारी भीड़ के बीच भाषण देता नजर आया। उसने दावा किया कि एक दिन पहले काठमांडू में हुए आंदोलन के दौरान उसे गोली मारी गई थी। यो मेरो रगत हो, नेपाली को रगत हो। इसके बाद तो भीड़ ने आपा खो दिया। उन लोगों ने आओ देखा ना ताओ बस नेपालगंज में मौजूद नेपाली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को फूंक डाला। और इतना ही नहीं, गुस्से से आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी घर को भी नहीं बख्शा। वहां एक साथ करीब 100 से ज्यादा लोग घुस गए। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर में घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ की। जो हाथ लगा वो तोड़ डाला। उनके घर में आग तक लगा दी गई। और आग लगाने से पहले वहां जो हंगामा किया गया सो अलग। काठमांडू में मौजूद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी घर में घुसे प्रदर्शनकारियों ने वहां लगी तस्वीरों को एक एक कर फेंकना शुरू कर दिया। एक प्रदर्शनकारी ने दीवार पर लगी एक एक तस्वीर उखाड़कर फेंक दी। उसका वीडियो भी बनाता गया। आरोप लगाया गया कि प्रदर्शनकारियों ने वहां लाखों का सामान बर्बाद कर दिया और काफी सामान लूटकर अपने साथ ले गए। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने राष्ट्रपति के घर में आग तक लगा दी। उनके घर से ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं। उनके घर के कुछ दूर से बनाए गए एक वीडियो में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का घर लपटों में घिरा दिखा। वहां से बेतहाशा काला धुआं उठता नजर आया। इसी तरह नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके झलनाथ खनाल के घर पर भी कई लोगों ने एक साथ धावा बोला। उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले में उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार की जान चली गई। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने जब उनके घर में आग लगाई तो उनकी पत्नी अंदर मौजूद थी, जिन्हें बाद में बहुत बुरी हालत में बाहर निकाला गया। इससे पहले कि वो अस्पताल पहुंच पाती उन्होंने दम तोड़ दिया। और प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बल्कि नेपाल सरकार के करीब करीब सभी मंत्रियों के घर पर पथराव और आगजनी कर दी। नेपाल में जारी आंदोलन को देखते हुए वहां के गृह मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने गृह मंत्री के आवास को भी निशाना बना लिया। उन्होंने वहां जमकर पत्थर बरसाए और आगजनी की। गृह मंत्री के अलावा नेपाल के ऊर्जा मंत्री के मकान को भी निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ उनके घर तक पहुंच गई और वहां आगजनी कर दी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां नोट भी उड़ाए। उन प्रदर्शनकारियों में नेपाल की सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आया। और इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार के करीब करीब सभी मंत्रियों के घर में तोड़फोड़ कर दी। कुछ प्रदर्शनकारी वहां के गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर पत्थर और टायर फेंकते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने वहां आगजनी भी की। गुस्से से बौखलाए प्रदर्शनकारी गृह मंत्री के घर के चारों तरफ फैल गए और उन्होंने सड़क से पत्थर उठा उठाकर उनके घर के अंदर फेंक दिए। नेपाल में जारी आंदोलन को देखते हुए वहां के गृह मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रमेश लेखक के घर में तोड़फोड़ कर दी। इसी तरह प्रदर्शनकारियों ने वहां के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के निजी घर पर भी धावा बोल दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी उनके निजी घर के बाहर पहुंचे और वहां आगजनी कर दी। इसके बाद वहां धुआं उठता नजर आया। आरोप लगा कि उन प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में रखा कैश लूट लिया। इसके बाद उन्होंने वो सारा कैश बाहर लाकर हवा में उड़ा दिया। और नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को सौंपे अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा कि देश में पैदा हुई असामान्य परिस्थितियों की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। नेपाल के राष्ट्रपति ने केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मंजूर कर लिया। केपी शर्मा ओली 1 साल और 2 महीने ही नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर रहे। वो 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। खबर है कि इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली को सेना के हेलीकॉप्टर से किसी अज्ञात और सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। सूत्रों ने दावा किया कि केपी शर्मा ओली बीमारी का हवाला देकर दुबई भाग सकते हैं, क्योंकि नेपाल में हालात बेहद खराब हो गए। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू शहर में मौजूद हर बड़ी इमारत को आग के हवाले कर दिया। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन समेत तमाम बड़े नेताओं के घरों में आग लगा दी गई।
प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और नेपाल के संचार मंत्री के घरों को भी फूंक दिया। लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर फूटा और उसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में उनके घर पर धावा बोल दिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उनके घर के अंदर दाखिल हो गए और वहां उन्होंने तोड़फोड़ की। लेकिन लोगों का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ। नाराज लोगों ने केपी शर्मा ओली के घर को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने घर में मौजूद एक एक चीज को जलाकर राख कर दिया। उनके घर में आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां जश्न भी मनाया। नेपाल में भड़की हिंसा के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को सौंपे अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा कि देश में पैदा हुई असामान्य परिस्थितियों की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। नेपाल के राष्ट्रपति ने केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मंजूर कर लिया। केपी शर्मा ओली 1 साल और 2 महीने तक नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वो 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। खबर है कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली को सेना के हेलीकॉप्टर से किसी अज्ञात और सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। It is very good for our country. Now I think like us youth will stand and will develop the country. सूत्रों ने दावा किया कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली बीमारी का हवाला देकर दुबई भाग सकते हैं। और इस सब के बीच नेपाल के बांके जिले में मौजूद नेपालगंज इलाके में प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली की मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति को तोड़ने के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जो मोबाइल फोन से मूर्ति तोड़े जाने की घटना का वीडियो बनाते रहे। चौराहे पर लगी मूर्ति को तोड़ने के लिए एक प्रदर्शनकारी उस पर डंडा लेकर चढ़ गया। सबसे पहले उसने मूर्ति के दाहिने हाथ को तोड़ना शुरू किया। वो डंडे से लगातार उस पर वार करने में जुट गया। थोड़ी देर बाद उस प्रदर्शनकारी ने मूर्ति से दाहिने हाथ को उखाड़ फेंका। इसके बाद उसने मूर्ति के सिर पर डंडे चलाने शुरू किए। तभी एक दूसरा प्रदर्शनकारी भी वहां पहुंचा। वो भी केपी शर्मा ओली की मूर्ति को तोड़ने में जुट गया। इस दौरान वहां मौजूद हर आदमी केपी शर्मा ओली के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। लोगों ने आरोप लगाया कि केपी शर्मा ओली की अगुवाई में नेपाल के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। उनकी नीतियों की वजह से ही नेपाल के हालात बिगड़े। मतलब लोगों ने नेपाल के बिगड़ते हालात के लिए केपी शर्मा ओली को जिम्मेदार ठहराया और इसी वजह से लोगों ने उनकी मूर्ति तक को तोड़ दिया। कुछ प्रदर्शनकारी एक चौराहे पर लगी केपी शर्मा ओली की मूर्ति तोड़ते नजर आए। पहले एक प्रदर्शनकारी ने मूर्ति के दाहिने हाथ को उखाड़ फेंका। इसके बाद एक दूसरे प्रदर्शनकारी ने मूर्ति के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मूर्ति के बाएं हाथ को भी तोड़ दिया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जो केपी शर्मा ओली के खिलाफ नारे लगाते रहे। केपी शर्मा ओली की मूर्ति पर लोगों का यह गुस्सा नेपाल के बांके जिले में मौजूद नेपालगंज इलाके में फूटा। वहां के बीपी चौक पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मूर्ति लगाई गई थी। लेकिन जैसे ही सरकार के खिलाफ हिंसा भड़की, लोग उनकी मूर्ति तक को मिटाने में जुट गए। कई लोग हाथों में डंडे और लोहे की रॉड लेकर वहां पहुंच गए। कुछ लोग मूर्ति को लोहे की रॉड की मदद से उखाड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। पीछे जो है केपी ओली की मूर्ति लगी है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका गुस्सा है लगातार। इसको दिखलाओ, ये जो है किस तरीके से जो लोगों में गुस्सा है वो अब सामने आ रहा है। उसी दौरान एक प्रदर्शनकारी डंडा लेकर मूर्ति के ऊपर चढ़ गया। उसने डंडे से मूर्ति के दाहिने हाथ पर वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही उस प्रदर्शनकारी ने मूर्ति के उस हाथ को तोड़ दिया। इसके बाद उसने मूर्ति के सिर पर डंडे चलाने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद एक दूसरा प्रदर्शनकारी मूर्ति पर चढ़ गया और फिर उन दोनों ने मिलकर केपी शर्मा ओली की मूर्ति को तोड़ दिया। इधर नेपाल में हिंसा के दौरान वहां की पुलिस की कार्रवाई में कई पत्रकार भी घायल हो गए। नेपाल में भड़की हिंसा के दौरान पुलिस कार्रवाई में 4 पत्रकारों के घायल होने की खबर सामने आई। खबरों के मुताबिक काठमांडू में चल रहे विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे कांतिपुर टीवी के 4 पत्रकार पुलिस की गोलीबारी का शिकार हो गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन के दौरान गुस्साई भीड़ ने एक जेल पर हमला कर वहां कैद पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने को रिहा करा लिया। वो कोऑपरेटिव घोटाला मामले में जेल में बंद थे। इस मौके का फायदा उठाकर वहां बंद करीब 1500 कैदी भी फरार हो गए। उधर नेपाल में हो रहे प्रदर्शन और आगजनी के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के दफ्तर पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर बैन लगाने के फैसले के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के बाद नेपाल सुलग उठा। वहां संसद भवन
और केपी ओली के आवास के साथ तमाम दलों के दफ्तरों और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस बीच काठमांडू के ललितपुर में मौजूद केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के दफ्तर में बड़ी संख्या में लोग घुस गए और उन्होंने वहां आग लगा दी। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अध्यक्ष हैं। वो 15 जुलाई 2024 को नेपाल के प्रधानमंत्री इस बार फिर बने थे, लेकिन उग्र हुए प्रदर्शन के बीच उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने उनकी पार्टी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। उन्होंने केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के दफ्तर को घेरा और वहां आग लगा दी। फिर दफ्तर परिसर में खड़ी एक गाड़ी को भी गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। इसके बाद तो उनमें कुछ लोग उस गाड़ी के सामने खुशी से झूमते दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो उन्होंने कुछ हासिल कर लिया हो। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के दफ्तर के परिसर में एक दूसरी इमारत को भी उन्होंने तहस नहस कर दिया। वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। इस बीच कुर्सियों समेत कई दूसरी चीजें उन्होंने बाहर निकाली और उन्हें तोड़कर इधर उधर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने उस दूसरी इमारत के अंदर भी आग लगा दी। वहां सुलगती आग और काला धुआं ही नजर आया, क्योंकि दफ्तर में रखे दस्तावेजों को उन्होंने फूंक डाला और हर तरफ राख का ढेर ही दिखाई दिया। तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से वो दफ्तर जैसा लगा ही नहीं। वहां दफ्तर परिसर के फर्श पर अधजले दस्तावेज और बिजली के तार बिखरे दिखे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने दरवाजों और खिड़कियों को भी उखाड़ फेंका। और विरोध की आग सिर्फ काठमांडू ही नहीं, बल्कि नेपाल के जनकपुर में भी देखने को मिली। नेपाल के धनुषा जिले में मौजूद जनकपुर में भी काठमांडू की तरह ही सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। वहां तो सीएम के दफ्तर को ही आग के हवाले कर दिया गया। जनकपुर नेपाल के मधेश नाम के प्रांत की राजधानी भी है। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने जनकपुर में मौजूद मुख्यमंत्री दफ्तर समेत कई सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। वहां जमकर आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने सीएम के दफ्तर में मौजूद फर्नीचर को तोड़कर उसमें आग लगा दी। सड़कों पर जगह जगह टायर और लकड़ियां जलती नजर आईं। प्रदर्शनकारियों ने वहां मौजूद सरकारी इमारतों को भी नहीं बख्शा। वो उन इमारतों में घुस गए और तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। इसके बाद नेपाल पुलिस के साथ ही नेपाल की सेना के जवानों को भी सड़कों पर उतार दिया गया। मतलब जैसा हाल वहां की राजधानी काठमांडू का हुआ, वैसी ही तस्वीरें जनकपुर से भी सामने आई। और वहां भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा नेपाल की सरकार पर जमकर फूटा। नेपाल के जनकपुर में मौजूद मुख्यमंत्री के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। उस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कमरों से आग की लपटें उठती दिखी। वहीं खिड़कियों से निकलती लपटों से उस इमारत के कई हिस्से काले पड़ गए। वहां जमीन पर टूटा हुआ सामान और कपड़े बिखरे दिखाई दिए। गुस्साए लोगों ने पहले उस इमारत के अंदर घुसकर वहां रखा फर्नीचर तोड़ दिया और फिर उस फर्नीचर को बीच सड़क पर रखकर जला दिया। इस दौरान उस इमारत के बाहर भारी पुलिस फोर्स खड़ी नजर आई। प्रदर्शनकारियों ने उसके सामने ही जमकर हंगामा किया। इसी तरह जनकपुर में कई जगहों पर आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह सड़क पर टायर और लकड़ियां रखकर जलाईं। इसके बाद वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई। इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने वहां मौजूद एक दुकान में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि काठमांडू की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को संभालने में पुलिस और सेना के भी पसीने छूट गए। वहां कर्फ्यू लगाए जाने के बाद भी पूरे दिन बवाल चलता रहा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में वहां की सेना और पुलिस के हजारों जवानों की तैनाती की गई। हर चौक चौराहे पर सख्त पहरा दिखाई दिया। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भड़के हुए लोगों ने उनकी एक न सुनी। वो पुलिस और सेना के जवानों से भिड़ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन इसके बाद तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और उनकी गाड़ियों पर पथराव कर दिया। सड़कों पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला और कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया। और इस दौरान काठमांडू के लगभग हर इलाके से धुआं उठता दिखाई दिया। वहां प्रदर्शनकारियों को काबू करने में जुटे पुलिस और सेना के जवानों की हालत बिगड़ गई, क्योंकि भड़के हुए लोगों ने कुछ जगहों पर पत्थरबाजी कर दी। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोगों के गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई। काठमांडू में कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस के साथ सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने अहम रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी और वहां दीवार की तरह खड़े हो गए। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ जैसे ही वहां पहुंची, उन्होंने उस पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए।
इससे अफरा तफरी मच गई। पहले तो लोग भागने लग गए, लेकिन जब वो लौटे तो सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। वो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करते हुए काठमांडू में संसद भवन के आसपास मौजूद सरकारी इमारतों तक पहुंच गए। भड़के हुए लोगों ने उन इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया और वहां आग भी लगा दी। और इतना ही नहीं, काठमांडू में जारी आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस थानों को भी निशाना बनाया। सेना के जवानों पर भी हमला किया गया। इसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। नेपाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए युवाओं ने काठमांडू में कई जगहों पर पुलिस बूथ और थानों में आग लगा दी। इसके अलावा एक जगह पर तो पुलिस को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पुलिस भी युवाओं के इस आंदोलन में शामिल हो गई। वहीं एक दूसरी जगह पर प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों से भरे एक ट्रक को रास्ते में ही रोक दिया। वो जवान काठमांडू में बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए प्रदर्शनकारी उनके ट्रक के आगे लेट गए। और एक इलाके में तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस बूथ को ही आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वहां बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती कर दी गई। सड़क के एक तरफ पुलिसकर्मी और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी खड़े नजर आए। वो प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंक रहे थे। इसके जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दाग दिए। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया और पत्थरों की बरसात कर दी। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए दौड़ते नजर आए और थोड़ी ही देर में सड़क के एक तरफ मौजूद प्रदर्शनकारी पूरी सड़क पर फैल गए। इसी तरह वहां के चक्रपत इलाके में भी प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने को फूंक दिया। वहां से आग की लपटें उठती दिखाई दी। दावा किया गया कि आग लगते ही वहां तैनात पुलिसकर्मी और वहां बंद कैदी भाग निकले। इसके अलावा एक जगह पर पुलिस ने गुस्साई भीड़ के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस भी उन प्रदर्शनकारियों के साथ चलती दिखाई दी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों के एक ट्रक का भी रास्ता रोक दिया। वो उस ट्रक के टायर के आगे लेट गए। और तो और नेपाल में भड़की हिंसा के बीच कई कारोबारी और होटल भी प्रदर्शनकारियों का निशाना बन गए। वहां सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों का गुस्सा इतना भड़क उठा कि उन लोगों ने होटलों में भी आग लगा दी। इससे कारोबारियों का काफी नुकसान हो गया। नेपाली कांग्रेस नाम की पार्टी के सांसद राजेंद्र बजगई के होटल को भी आग के हवाले कर दिया गया। वहां सड़कों पर उतरे जेन जी प्रदर्शनकारियों का आक्रोश सिर्फ सरकारी दफ्तरों या होटल तक ही नहीं, बल्कि मीडिया के दफ्तरों तक भी पहुंच गया। उन लोगों ने नेपाल के प्रमुख अखबारों में एक कांतिपुर के दफ्तर में भी आगजनी कर दी। इस बीच प्रदर्शनकारियों के बवाल को देखते हुए काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। वहां विमानों के उतरने पर रोक लगाए जाने के बाद कई उड़ानें दूसरी जगहों पर डायवर्ट कर दी गईं। और काठमांडू की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन का खमियाजा निजी कारोबारियों को भी उठाना पड़ा। वहां सरकार का विरोध कर रहे लोगों ने शहर के मशहूर हिल्टन होटल में भी आगजनी कर दी। इससे उस होटल के चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। होटल के आसपास अफरा तफरी मच गई। वहां आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आसमान में काले धुएं की चादर बिछ गई। इस बीच लोगों का आक्रोश नेपाली कांग्रेस पार्टी के सांसद राजेंद्र बजगई के होटल पर भी निकला। शहर के बीच बने उनके होटल को आग के हवाले कर दिया गया। सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों का गुस्सा मीडिया के दफ्तरों पर भी फूट पड़ा। उन्होंने नेपाल के प्रमुख अखबारों में एक कांतिपुर के दफ्तर में आग लगा दी। इसके बाद उस इमारत की छत से निकलती आग की लपटें आसमान छूती दिखी। वहां काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। इस प्रदर्शन को देखते हुए काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और वहां फ्लाइटों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इस वजह से भारत से जाने वाली 2 फ्लाइटों को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और उन्हें लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया। इधर नेपाल के हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने दिल्ली से काठमांडू रूट पर कई उड़ानें रद्द कर दी। नेपाल में आंदोलन के बाद भड़की हिंसा को देखते हुए एयर इंडिया ने दिल्ली से काठमांडू रूट पर चलने वाली कई उड़ानों को रद्द कर दिया। एयर इंडिया की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि चालक दल और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद भारत सरकार ने नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने लोगों को फिलहाल नेपाल की यात्रा न करने की सलाह भी दी। उधर नेपाल के इतिहास के इस सबसे बड़े आंदोलन के बीच 2 लोगों के नाम खास तौर पर चर्चा में आ गए, जिन्होंने वहां की सरकार के खिलाफ जेन जी प्रदर्शन की अगुवाई की। इनमें सबसे बड़ा नाम सुदन गुरुंग का रहा। माना गया कि इस प्रदर्शन के पीछे उन्हीं का हाथ है। वहां हमी नेपाल नाम के जिस संगठन ने नेपाल की सरकार को घुटनों पर ला दिया, वो सुदन गुरुंग का ही। इस संगठन ने सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की अपील की थी और बड़ी संख्या में युवाओं को अपने साथ जोड़ा। उनके अलावा काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह भी इस आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर उभरे।
वो पहले से ही नेपाल में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया, वहां के युवाओं ने उन्हें अपना नेता मान लिया। देखते ही देखते पूरे नेपाल में उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। यही नहीं, वहां के युवाओं ने तो ये मांग करनी भी शुरू कर दी कि वो नेपाल की सत्ता संभाल लें। दावा है कि इन्हीं दो लोगों की वजह से युवाओं ने इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया कि पूरा नेपाल जल उठा। इसके बाद वहां के प्रधानमंत्री से लेकर कई मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा सुदन गुरुंग नाम के व्यक्ति की हुई। माना गया कि उन्होंने ही जेन जी नाम से हो रहे इस प्रदर्शन की अगुवाई की। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने के खिलाफ हमी नेपाल नाम के जिस संगठन ने आंदोलन शुरू करने की अपील की थी, वो सुदन गुरुंग का ही है। उनके संगठन ने ही बड़ी संख्या में युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा और इस विद्रोह की वजह से ही नेपाल की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी। यही नहीं, सुदन गुरुंग के संगठन हमी नेपाल ने कोरोना महामारी के समय भी वहां के लोगों की काफी मदद की थी। और इसके अलावा भी उन्होंने वहां कई सामाजिक अभियानों में हिस्सा लिया था। सुदन गुरुंग के बाद जेन जी नाम के इस आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा बालेंद्र शाह की हुई। वो काठमांडू के मेयर हैं और उन्होंने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देकर युवाओं को अपना मुरीद बना लिया। हालांकि बालेंद्र शाह पहले से ही नेपाल में काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन इस आंदोलन के बाद युवाओं ने न सिर्फ उन्हें अपना नेता मान लिया, बल्कि नेपाल की सत्ता उन्हें सौंपने की मांग भी शुरू हो गई। माना गया कि नेपाल में सुदन गुरुंग और बालेंद्र शाह दोनों ने मिलकर वहां के युवाओं के मन में आंदोलन की ऐसी चिंगारी जलाई जिसने देखते ही देखते नेपाल की सरकार को जलाकर भस्म कर दिया। और नेपाल में भड़की इस हिंसा को लेकर भारत में नेपाल से लगने वाले इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच और लखीमपुर खीरी जिले में तो भारत के लोगों को नेपाल जाने से रोक दिया गया। बहराइच में एसएसबी के जवानों के साथ भारी पुलिस फोर्स को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। इनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल हैं। लेकिन नेपाल में हिंसा के बाद इन सभी राज्यों में नेपाल से लगने वाले जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई, क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू से भड़की हिंसा की आग की लपटों का असर भारत से लगने वाली सीमा पर बसे जिलों तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश और बिहार से लगने वाली नेपाल की सीमा से रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। लेकिन नेपाल में भड़के बवाल के बाद खतरे को देखते हुए भारत के लोगों को नेपाल जाने से रोक दिया गया, क्योंकि नेपाल में सरकार के खिलाफ वहां के लोगों ने नेपाल के इतिहास का सबसे भीषण विद्रोह शुरू कर दिया। कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए भारत ने सीमा पर मौजूद जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। इंडो नेपाल के रुपैडिया बॉर्डर पर अब आवागमन रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस इलाके में पूरी तरीके से आवागमन रोक दिया गया है। जो नेपाल से आने वाले लोग हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, और जो भारत से नेपाल जाने वाले लोग हैं उनको रोक दिया गया है। बहराइच में एसएसबी के जवान इंडो नेपाल बॉर्डर पर अनाउंसमेंट करते दिखे। कृपया ध्यान दीजिए, जो भी नेपाल का नागरिकता है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने का कोशिश नहीं करेगा। भारत और नेपाल के बीच करीब 1850 किलोमीटर लंबी सीमा मौजूद है। भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। इनमें उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ करीब 600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिलों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। और इसी तरह बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। नेपाल में तख्ता पलट और बवाल के बाद खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। और यही नहीं, नेपाल बॉर्डर के नजदीक मौजूद इलाकों में भी सुरक्षा बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की गई ताकि माहौल बिगाड़ने की हर कोशिश नाकाम की जा सके। इस बीच बिहार के सीतामढ़ी के नजदीक नेपाल के चंद्रनिगाहपुर में प्रदर्शनकारियों ने भारी बवाल कर दिया। वहां बीच सड़क पर आगजनी की गई। सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, बताया गया कि उन लोगों ने सरकारी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इसी के बाद नेपाल की सीमा के नजदीक भारत के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक सीमा के पास वाले इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। क्योंकि नेपाल की सरकार के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन धीरे धीरे काठमांडू से निकलकर नेपाल भारत सीमा के पास के इलाकों तक पहुंच गया। सरकार के खिलाफ भड़के लोगों ने सीमा के पास वाले इलाकों में भी हंगामा शुरू कर दिया। भारत की सीमा के नजदीक नेपाल के चंद्रनिगाहपुर इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका की इमारत के सामने आगजनी कर दी।
उन लोगों ने सड़क को जाम करके कई टायरों में आग लगा दी। इतना ही नहीं, इस दौरान उन लोगों ने सरकारी दोपहिया वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। ये प्रदर्शन बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया बॉर्डर के नजदीक नेपाल के रौतहट जिले के चंद्रनिगाहपुर इलाके में हुआ। भारत की सीमा के पास अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन को देख भारतीय सुरक्षा बल ने चौकसी बढ़ा दी। इसको लेकर बिहार के सीतामढ़ी के अलावा मोतिहारी जिले में भी एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जवान पेट्रोलिंग करते दिखे। वहां से गुजरने वाले हर इंसान पर कड़ी नजर रखी गई। इसके अलावा नेपाल की सीमा के पास बंगाल के दार्जिलिंग में भी पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट मोड में नजर आए। चप्पे चप्पे पर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। वहां पुलिस जगह जगह नाकेबंदी करके गाड़ियों की तलाशी लेती दिखी। और इस सबके बीच नेपाल में भड़के विद्रोह के बाद वहां की सेना ने सत्ता हाथ में लेकर प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए जाने के फैसले के खिलाफ वहां शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन ने ऐसे हालात बना दिए कि नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यही नहीं, वहां की सरकार के सभी मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वहां की राजधानी काठमांडू समेत कई शहर भयंकर हिंसा की आग में जल उठे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया तो कई बड़े नेताओं को पकड़कर उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। लोगों ने वहां के संसद भवन से लेकर नेताओं के घरों को भी नहीं छोड़ा। इन हालात में नेपाल की सेना ने अपने देश की कमान संभाली और तुरंत एक बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील कर दी। नेपाल की सेना ने इस आंदोलन के दौरान हुए भारी नुकसान और कई लोगों के मारे जाने पर दुख भी जताया। इसके साथ ही उसने लोगों को भरोसा दिया कि नेपाल में पहले जैसी स्थिति लाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेगी। और यह भरोसा देने के बाद नेपाल की सेना ने कई इलाकों में पेट्रोलिंग की। राजधानी काठमांडू के एक इलाके में जैसे ही वहां की सेना का काफिला निकला, लोगों ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। वहां की सेना के जवान इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी गए और लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। काठमांडू के अलावा कई और शहरों में भी सेना की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आईं। नेपाल में भयंकर हिंसा के बाद सत्ता अपने हाथ में लेते ही वहां की सेना ने एक बयान जारी किया। उसने लोगों और खासकर युवाओं से अपील की कि वो हिंसा न फैलाएं और सरकारी संपत्ति को बर्बाद न करें। नेपाल की सेना ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए दुख भी जताया। इससे पहले जेन जी नाम से शुरू हुए आंदोलन के बाद पूरे नेपाल में हिंसा की कई घटनाएं हुई। प्रदर्शनकारियों ने वहां के संसद भवन से लेकर कई नेताओं के घरों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा कई नेताओं के साथ बुरी तरह मारपीट भी की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया। नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केपी शर्मा ओली के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कने की वजह सिर्फ सोशल मीडिया पर लगा बैन ही नहीं रहा, बल्कि नेपाल में बीते काफी वक्त से सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जाते रहे। दिसंबर 2015 में केपी शर्मा ओली ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की थी और बताया था कि उनके पास सिर्फ 7 लाख रुपए कैश है, लेकिन उसके बाद उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ती गई। साल 2020 में पहली बार उन पर आय से ज्यादा संपत्ति होने के आरोप लगे थे। उस वक्त दावा किया गया था कि 5 साल में ही केपी शर्मा ओली की संपत्ति 7 लाख नेपाली रुपए से बढ़कर 70 करोड़ नेपाली रुपए हो गई। इसमें बहुत बड़ी रकम तो स्विट्जरलैंड के बैंक खातों में जमा होने का दावा किया गया। नेपाल के सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि केपी शर्मा ओली का बहुत सारा पैसा शेयर बाजार में भी लगा हुआ है। लोगों का गुस्सा भड़कने की बड़ी वजह यह रही कि केपी शर्मा ओली की संपत्ति उस दौरान बढ़ी जब नेपाल की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती चली गई। नेपाल में लगातार गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। आरोप तो यहां तक लगाए गए कि चीन के हथियार, मशीनरी और कोविड जांच की किटें खरीदने के लिए उन्हें चीन की कंपनियों ने भारी भरकम रिश्वत भी दी थी। लेकिन सोशल मीडिया पर लगे बैन के बाद भड़के आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले कुछ सालों में केपी शर्मा ओली की सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। यहां तक कि खुद केपी शर्मा ओली पर भी आय से ज्यादा संपत्ति होने के आरोप लगाए गए थे। साल 2015 में केपी शर्मा ओली ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की थी और उस वक्त उन्होंने अपने बैंक खाते में सिर्फ 7 लाख रुपए होने का दावा किया था। लेकिन साल 2020 में उनकी संपत्ति बढ़कर 50 लाख डॉलर यानी करीब 70 करोड़ नेपाली रुपए होने का दावा किया गया। दावा किया गया कि केपी शर्मा ओली को करीब 2 करोड़ रुपए तो हर साल विदेशी बैंकों से सिर्फ ब्याज के रूप में मिलते हैं। उनके पास शेयर बाजार में करीब 4 करोड़ नेपाली रुपए का निवेश होने का दावा किया गया, यानी 4 करोड़ के शेयर। सबसे हैरानी की बात यह कि उनकी संपत्ति उस वक्त बढ़ती रही जब नेपाल में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ ही रही थी। उन पर उनके राजनीतिक विरोधियों ने चीन की कंपनियों से भी मोटी घूस लेने के आरोप लगाए।
और आरोपों के मुताबिक कोविड के दौरान चीन से खरीदी गई टेस्ट किट के अलावा हथियारों की खरीद में भी भ्रष्टाचार हुआ। उनके खिलाफ गुस्सा भड़कने की यही सबसे बड़ी वजह होने का दावा किया गया। और प्रदर्शन के दौरान हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। उनकी सरकार गिर गई। हालांकि बीते कुछ साल में यह पहला मौका नहीं रहा जब भारत के पड़ोसी देशों में चुनी हुई सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा हो। नेपाल से पहले बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में भी तख्ता पलट हो चुका है। उन देशों में अलग अलग वजहों से सरकारें गिरी। हालांकि नेपाल की तरह ही बांग्लादेश में भी पिछले साल बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। लेकिन बवाल तब बढ़ गया था जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत में कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद तो पूरा बांग्लादेश जल उठा था। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि शेख हसीना को सत्ता ही नहीं बल्कि अपना देश भी छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट से 2 साल पहले श्रीलंका में विद्रोह की आग भड़क उठी। वहां आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया था। भड़के हुए हजारों लोग श्रीलंका के संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतों में घुस गए थे। और उसी तरह की तस्वीरें नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान भी नजर आईं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन का विरोध कर रहे लोग काठमांडू में संसद भवन के अंदर घुस गए थे। उन्होंने वहां तोड़फोड़ और आगजनी की थी। संसद भवन के अलावा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों की भी सूरत बिगाड़ दी गई। हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों की मौत होने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटाना पड़ा। लेकिन लोगों का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। इस बीच कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद केपी शर्मा ओली को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश में हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हुआ, जबकि बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त महीने में छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार गिर गई थी। इतना ही नहीं, साल 2022 में श्रीलंका के तब के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था, क्योंकि महंगाई से परेशान जनता ने विद्रोह कर दिया था। यही नहीं, साल 2021 में तो म्यांमार की सेना ने वहां की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका था। इधर लखनऊ में एक कंपनी के दफ्तर में हत्या से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा इलाके में 27 साल के कुणाल शुक्ला नाम के व्यक्ति की दफ्तर के अंदर हत्या कर दी गई। जांच में पता चला कि कुणाल के सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। कुणाल गाड़ियों के लिए लोन देने वाली कंपनी में पैसे की वसूली का काम करते थे। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 12 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पाकिस्तान में मौजूद ड्रग्स तस्करों के संपर्क में थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया। सुरक्षा बल के मुताबिक उनमें एक आतंकी पाकिस्तानी नागरिक था और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। इस ऑपरेशन के दौरान 2 जवान शहीद भी हो गए। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सड़क पर चल रही एक कार भीषण आग की चपेट में आ गई। बताया गया कार में लगे सीएनजी सिलेंडर के फटने से आग भड़की। हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि कार के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में 10 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े वहां के संजीवनी हॉस्पिटल नाम के अस्पताल में घुसकर डॉक्टर पर हमला कर दिया, जिससे वहां सनसनी मच गई। जिन पर हमला हुआ उनका नाम मनदीप मेडिया है और वो हॉस्पिटल के संचालक भी हैं। आरोप लगाया गया कि बदमाशों ने पहले उन पर थप्पड़ बरसाए और फिर उन पर चाकू और कांच की बोतल से हमला किया। अचानक हुए हमले की वजह से डॉक्टर मनदीप बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना का पता चलने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस की जांच में पता चला कि शिवदीप सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी मां को संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उन्हें बुखार आ गया था। शिवदीप ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उनकी मां का इलाज ठीक से नहीं किया गया। दावा किया गया कि मां का इलाज ठीक से नहीं होने की वजह से शिवदीप का अस्पताल के डॉक्टरों से झगड़ा भी हुआ था। आरोप लगाया गया कि शिवदीप ने डॉक्टरों से बदसलूकी भी की थी। हालांकि बाद में शिवदीप अपनी मां को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर ले गए थे। आरोप लगाया गया कि करीब 4 घंटे बाद शिवदीप अपने साथियों के साथ अस्पताल फिर पहुंच गए। उनके साथ 1-2 नहीं बल्कि 12 लोग अस्पताल में दाखिल हुए। पहचान छिपाने के लिए सभी ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। इससे पहले कि अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को कुछ समझ आता, सभी बदमाश सीधे अस्पताल के डॉक्टर मनदीप मेडिया के केबिन में घुस गए और उनकी बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी।
उन बदमाशों ने कुछ ही सेकंड के अंदर डॉक्टर मनदीप पर 11 थप्पड़ बरसा दिए। हालांकि डॉक्टर मनदीप ने उन बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक न चली। वो लोग कुछ देर तक उनके साथ मारपीट करते रहे। इससे पहले झांसी के संजीवनी अस्पताल में एक साथ 13 बदमाश घुसते नजर आए। पहचान छिपाने के लिए सभी ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। घटना के वक्त अस्पताल के अंदर कई लोग मौजूद नजर आए। उसी दौरान डॉक्टर मनदीप फोन पर बात करते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने केबिन का दरवाजा खोला, पीछे से बदमाश उन पर टूट पड़े। यह व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ संजीवनी हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के साथ मारपीट किया और तोड़फोड़ मचाई। जांच में पता चला कि कुछ रोज पहले शिवदीप सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराया था। शिवदीप ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उनकी मां का इलाज ठीक से नहीं किया गया। दावा किया गया कि इसी वजह से वो डॉक्टरों से उलझ गए थे। बाद में वो अपनी मां को अस्पताल से डिस्चार्ज करा कर ले गए। आरोप लगा कि करीब 4 घंटे बाद शिवदीप अपने 12 साथियों के साथ संजीवनी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के मालिक डॉक्टर मनदीप पर हमला कर दिया। हालांकि भागने के दौरान लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक होमगार्ड पर आरोप लगा कि उन्होंने उधार पर शराब नहीं मिलने पर दुकान में ही आग लगा दी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक रात के वक्त वो शराब की दुकान पर गए और उधार पर शराब की एक बोतल मांगी, लेकिन दुकानदार ने शराब देने से मना कर दिया। इसके बाद वो होमगार्ड वहां से चले गए। आरोप लगा कि दुकान बंद होने के बाद वो दोबारा वहां आए और पेट्रोल छिड़क कर उस दुकान में आग लगा दी। इसके बाद वो अपनी बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए। सुबह जब वो दुकानदार वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। क्योंकि वो होमगार्ड उस दुकान में आग लगाते नजर आए, वो मुंह पर कपड़ा बांधकर वहां आए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने वहां पहुंचते ही उस दुकान के शटर के बाहर पेट्रोल छिड़क दिया। इसके बाद उन्होंने माचिस निकाली और उस दुकान में आग लगा दी। पलक झपकते ही आग ने भयानक रूप ले लिया। इसके बाद वो अपनी बाइक पर बैठे और वहां से फरार हो गए। इससे पहले जब वो दुकान खुली हुई थी तब भी वो उस दुकान पर आते नजर आए। वो उस दुकानदार से कुछ बात करते नजर आए। दुकानदार के मुताबिक वो उनसे उधार पर शराब की बोतल मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने उधार देने से मना कर दिया। इसके बाद वो गुस्से में वहां से चले गए। आरोप लगाया गया कि दुकान बंद होने के बाद वो दोबारा वहां आए और आग लगा दी। सुबह जब दुकानदार को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने होमगार्ड के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया। उधर बिहार की राजधानी पटना में टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा TRE 4 के मुद्दे पर हजारों अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि सरकार 15 सितंबर से पहले इस परीक्षा के तहत 1,20,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो अपना आंदोलन तेज कर देंगे। इस मुद्दे पर हजारों की तादाद में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पटना कॉलेज से जुलूस निकाला जो कई रास्तों से होकर डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा। हालांकि बीच में गांधी मैदान के नजदीक तैनात पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो धक्का मुक्की कर किसी तरह आगे बढ़ने में कामयाब हो गए। इसके बाद उनकी योजना मुख्यमंत्री आवास तक जाने की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को डाक बंगला चौराहे से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस कार्रवाई पर भड़के अभ्यर्थियों ने वहीं खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने पोस्टरों और तख्तियों के जरिए भी अपनी आवाज उठाई, लेकिन उनके इस प्रदर्शन की वजह से पटना की कई सड़कों पर भयंकर जाम लग गया और पुलिस को हालात संभालने में काफी मेहनत करनी पड़ी। अपनी मांगों के साथ सड़क पर उतरे हजारों अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से लेकर डाक बंगला चौराहे तक जुलूस निकाला, लेकिन जब उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इस प्रदर्शन में हजारों की तादाद में अभ्यर्थी शामिल हुए। उन्होंने हाथों में कई पोस्टर और तख्तियां लेकर जुलूस निकाला। अभ्यर्थियों ने मांग की कि टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा TRE 4 के तहत सरकार 15 सितंबर से पहले 1,20,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करे। उन्होंने दलील दी कि राज्य के स्कूलों में टीचरों की भारी कमी है, इसलिए सरकार उनकी ये मांग जल्द पूरी करे। उनके इस प्रदर्शन की वजह से कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। सड़कें जैम हो गईं और गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। पुलिस ने गांधी मैदान इलाके में ही उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो धक्का मुक्की कर आगे बढ़ गए। हालांकि डाक बंगला चौराहे पर उन्हें किसी तरह रोक दिया गया और फिर वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। बड़ी खबर आई नेपाल में हिंसा से जुड़ी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार को जलाकर पूरी तरह राख कर दिया। सिंह दरबार में नेपाल के मंत्रियों के दफ्तर थे। दिन में लगाई गई आग में रात तक सिंह दरबार का कोना कोना जलकर राख हो गया। वहां रखी गई विभागों की फाइलें, अहम दस्तावेज पूरी तरह जल गए। सिंह दरबार नेपाल की सत्ता का सबसे अहम केंद्र था, लेकिन गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने वहां कुछ भी सही सलामत नहीं छोड़ा।
सिंह दरबार के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सौ बात की एक बात यह कि नेपाल में यह हुआ क्या है, यहां पब्लिक यह नहीं समझ पा रही कि सोशल मीडिया बैन करने पर युवा इतना कैसा भड़क गए कि सरकार ही गिर गई। मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, मकान जला दिए मंत्रियों के। ऐसा भी क्या हो गया? कोई कह रहा है कि जरूर यह तो कोई बड़ी साजिश होगी। तो साजिश भी हो तब भी वहां की पब्लिक का सपोर्ट तो रहा होगा ना। ऐसे थोड़े इतना बड़ा आंदोलन रातों रात खड़ा हो गया। यानी कुछ तो सुलग रहा था अंदर ही अंदर। तो उसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन एक वजह ऐसी है जिस पर लोगों का ध्यान कम जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग। जी, रूस यूक्रेन जंग। आप बोलोगे रूस यूक्रेन जंग का नेपाल से क्या मतलब? तो वो समझने के लिए नेपाल में पिछले कुछ टाइम से क्या चल रहा है वो समझना होगा। ये तो आप जान गए कि नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया था और हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। काठमांडू की सड़कों पर खून खराबा हुआ, 19 लोग मारे गए, 400 से ज्यादा घायल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि सोशल मीडिया बैन से इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया? तो जो नेपाल पर नजर बनाए हुए थे कुछ टाइम से, वो बता रहे हैं कि यह कहानी सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं है। एक एंगल यह बताया जा रहा है कि सरकार क्यों सोशल मीडिया से परेशान होने लगी थी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वहां सोशल मीडिया पर वहां के नेताओं के बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। नेताओं के परिवार वालों की रईसी के वीडियो दिखाकर हमला बोला जा रहा था। कैप्शन दिए जा रहे थे वीडियो पर कि नेता लोगों के बच्चे तो विदेशों से गुची के बैग के साथ आते हैं और आम लोगों के बच्चे बॉडी बैग के साथ आते हैं। गुची का बैग मतलब, गुची एक इटली की मशहूर डिजाइनर कंपनी है जिसके बैग और कपड़े वगैरह लाखों के आते हैं और दुनिया के बड़े बड़े रईस ही गुची की चीजें खरीद पाते हैं। और बॉडी बैग मतलब ताबूत जिनमें शव आते हैं। तो वीडियो बनाए जा रहे थे कि नेताओं की औलादों की रईसी देखो कैसे विदेशों से गुची के बैग लिए आते हैं और हमारे नौजवान देखो जिनके शव आते हैं बॉडी बैग में विदेशों से। तो ये कौन से शवों की बात हो रही थी? नेपाल के लोग विदेशों में काम करने जाते हैं वो तो पता है लोगों को, लेकिन उनके शव क्यों आते हैं नेपाल? बॉडी बैग क्यों आते हैं पब्लिक के? नेताओं के गुची के बैग और पब्लिक के बॉडी बैग वाली बात क्यों चल पड़ी थी सोशल मीडिया पर? तो वो इसलिए क्योंकि यह बात थी रूस यूक्रेन युद्ध में मरने वाले नेपाली जवानों की। जी हां, खबरें यह हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में नेपाली नौजवान भी मारे जा रहे हैं। नेपाल में 33% पैसा उन लोगों से आता है जो विदेशों में काम करते हैं। 33%, 1/3। लेकिन ऐसी खबरें आई कि इनमें कई अब युद्ध में फंस गए हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में। और पब्लिक के गुस्से के भड़कने की यह भी एक वजह है। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से हजारों नेपाली रूस यूक्रेन युद्ध में फंस गए। एक अनुमान यह है कि करीब 15,000 नेपाली रूस की सेना में भर्ती हुए। इनमें सितंबर 2024 तक कम से कम 40 की तो मौत हो चुकी थी। वैसे तो आंकड़े सैकड़ों हजारों में मौतों के भी बताए जा रहे हैं, लेकिन 40 की मौत की खबरें तो सामने आई सबके। कुछ नाम सामने आए वहां, जैसे बिमल लिंबू, विक्रम चौधरी, ये सब नाम सामने आए। तो ये बात फैलती चली गई कि विदेशों में नौकरी के नाम पर नेपाली तो युद्ध में भाड़े के सैनिक बन रहे हैं और ऐसी जंग में अपनी जान गंवा रहे हैं जिस जंग से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। बताइए, रूस यूक्रेन जंग। सिर्फ बेरोजगारी और गरीबी उनको रूस की तरफ से लड़ने के लिए युद्ध में झोंक रही है। कुछ नेपाली यूक्रेन की तरफ से भी लड़े, लेकिन ज्यादातर रूस के लिए ही लड़े, क्योंकि बताते हैं कि रूस ने ज्यादा भर्ती की। ऐसी भी खबरें आई कि कई नेपाली तो यूक्रेन में युद्ध बंदी भी हैं। कई रिपोर्ट कहती है कि 4 नेपाली वहां युद्ध बंधक हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोग नेपाली युद्ध बंदियों का आंकड़ा भी अच्छा खासा बताते हैं। खैर, आंकड़ा जो भी हो, यह मुद्दा कुछ टाइम से वहां सुलग रहा था, लेकिन नेपाल के लोग रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे फंस गए? तो वो बात ऐसी है कि नेपाल में 19% युवा बेरोजगार बताए जाते हैं। 19% का मतलब यह हुआ कि हर 5 युवा में एक बेरोजगार है। गरीबी ऐसी कि लोग विदेशी नौकरी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो बताते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए एजेंटों ने यह जाल बिछाया और दलालों ने युवाओं को लालच दिया कि 3-3 लाख नेपाली रुपए महीने के मिलेंगे और आगे चलकर रूस की नागरिकता भी मिलने का लालच था। कुछ भी ऑफिशियल नहीं, सारी भर्ती चोरी छिपे।
कई रिपोर्ट कहती हैं लोगों को यह भी नहीं बताया गया कि फ्रंट पर लड़ने के लिए जाना होगा। उनको बोला गया कि रूसी सैनिकों के लिए रसोइये या हेल्पर वगैरह का काम करना होगा। ऐसी भी खबरें हैं कि नेपाली सेना में काम कर चुके लोग भी अलग अलग रास्तों से रूस पहुंचने लगे, लेकिन रूस पहुंचते ही दलालों ने उनके पासपोर्ट छीन लिए। ये सब ऑफिशियल नहीं है, दलालों के जरिए हो रहा था। और थोड़े से दिनों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें बाखमुत जैसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में भेज दिया गया। रूसी भाषा भी नहीं आती थी तो उनको युद्ध की कमांड भी समझ में नहीं आई, लेकिन वो फंस गए वहां पर। कई जंग लड़ते मारे भी गए, उनके शव लौटे। एक व्यक्ति ने बताया कि वो बिल्कुल भाड़े के लड़ाकों की तरह इस्तेमाल हुए। ड्रोन हमलों में उनके दोस्त मर गए। कुछ नेपाली लोगों ने तो $9,000 तक खर्च कर दिए वीजा के लिए, लेकिन पहुंचते ही मौत के मुंह में धकेल दिए गए। नेपाल में विरोध शुरू हो गए थे इसको लेकर, कुछ टाइम से चल रहे थे। मामला इतना सीरियस हो गया कि जनवरी 2024 में, यानी पिछले साल ही, नेपाल सरकार ने रूस की यात्रा पर बैन लगा दिया था। 18 दलालों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यह वाली भर्ती रुकी नहीं। काठमांडू में परिवारों ने रूस के दूतावास के बाहर प्रदर्शन भी किए थे, अपने बच्चों को वापस लाने की मांग की थी, लेकिन ऑफिशियल था नहीं, ये दलालों के जरिए हो रहा था। एक एक्टिविस्ट है वहां के, कृतु भंडारी नाम के, उन्होंने सरकार से मृतकों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजा भी मांगा। तो एक तरफ यह हो रहा था, दूसरी तरफ नेताओं की रईसी के किस्से आ रहे थे। छोटा सा देश है नेपाल, करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। यहां की औसत कमाई सालाना सिर्फ 1 लाख रुपए है। जैसा हमने बताया कि 19% युवा बेरोजगार है और ज्यादातर लोग गरीबी में जीते हैं। फिर भी कुछ लोग शानदार जिंदगी जी रहे थे। कौन? नेपाल के नेताओं के बच्चे, जिन्हें लोग अब नेपो किड्स बुलाते हैं। नेपो यानी नेपोटिज्म, यानी वो लोग जो अपने परिवार की वजह से ऊंचे मकाम पर हैं, मेहनत से नहीं। तो सोशल मीडिया पर #नेपो किड्स और #पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल, ये जैसे हैशटैग वायरल होने लगे। युवाओं ने वीडियो बनाए जिनमें नेताओं के बच्चों की रईसी दिखाई गई। जैसे एक है सौगत थापा, ये नेपाली कांग्रेस के नेता बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं। आरोप लगे कि इनकी कंपनी अंसुआरा ग्रुप कुछ ही सालों में अरबों की कंपनी हो गई। सोशल मीडिया पर सौगत की लग्जरी गाड़ियां, विदेशी छुट्टियों की तस्वीरें देख लोग भड़क गए। पब्लिक पूछने लग गई कि यह पैसा कहां से आया। फिर शेर बहादुर देववा के बच्चे, शेर बहादुर देववा नेपाल के 4 बार के प्रधानमंत्री रहे। उनके बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई, महंगी गाड़ियां सोशल मीडिया के वीडियो में दिखी। लोग पूछने लगे इतना पैसा कैसे आ गया इनके पास। यहां तक कि पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की बेटी पर भी आरोप लगे। प्रचंड कभी माओवादी विद्रोही थे, गरीबों के लिए लड़ते थे, जैसे नक्सली लड़ते हैं वैसे कम्युनिस्ट माओवादी, लेकिन उनकी बेटी की रईसी देख लोग गुस्से में आ गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ कि प्रचंड गरीबों के लिए लड़े, लेकिन उनकी बेटी गुची के बैग उठाती है। यहां तक कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बच्चों को लेकर भी सोशल मीडिया पर आरोप लगे। प्रधानमंत्री ओली के बच्चों की सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई, लग्जरी कपड़ों, विदेशी दौरों की। इस गुस्से ने युवाओं को भड़काया। फिर 4 सितंबर को सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब बैन लगा दिया। सरकार ने कहा ये नेपाल के कानून नहीं मान रहे थे, लेकिन लोग मानते हैं कि असली वजह थी नेपो किड्स और भ्रष्टाचार की बातों को दबाना। कुछ वीडियो जो नेताओं को निशाना बनाते थे नेपाल में ब्लॉक हो गए, जिससे सेंसरशिप का शक और बढ़ गया। तो एक थ्योरी यह है कि कहानी यह बनी नेपाल के नेताओं के बच्चों की रईसी और गरीब नेपाली युवाओं की बेबसी की। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो जो रूस यूक्रेन युद्ध में मर रहे हैं। यह गुस्सा सालों से उबल रहा था। सोशल मीडिया ने इसे बाहर ला दिया और सोशल मीडिया पर वीडियो ये दिखाते थे कि नेताओं के बच्चे विदेशों में मजे कर रहे हैं, जबकि गरीब नेपाली यूक्रेन में मर रहे हैं। नेपाल में 90% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 20% से ज्यादा 16 से 25 साल के युवा हैं। सोशल मीडिया उनके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो उस पर खबरें देखते हैं, छोटे बिजनेस चलाते हैं, विदेश में बसे अपने परिवारों से जुड़ते हैं। तो जब सरकार ने 4 सितंबर को 26 ऐप पर बैन लगाया तो ये उनकी आवाज छीनने जैसा था। यानी ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ, आग एकदम नहीं लगी, चिंगारी काफी टाइम से सुलग रही थी। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई।
दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को ईमेल के जरिए धमकी दी गई। इसकी जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम और पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ वहां पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के संभल में जोरदार टक्कर में 3 मजदूरों की जान चली गई। वो मजदूर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आरएसएस जिला अध्यक्ष बनकर घूम रहे एक कार सवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला बताया गया और उसकी कार पर आरएसएस जिला अध्यक्ष लिखा एक स्टिकर भी लगा नजर आया। उत्तर प्रदेश के आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बलकेश्वर मंदिर के पास खड़े होकर यमुना नदी को निहार रहे लोगों पर अचानक दीवार गिर गई। इसकी वजह से कुछ लोग नदी में गिर गए। इसके बाद प्रशासन ने वहां बचाव अभियान चलाया और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। आज के टाइम पे कोई मिसिंग नहीं है, तो जो मिसिंग पहले कहा जा रहा था सभी लोग घर पे हैं। उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में इतना भीषण रेल हादसा हुआ कि उसे देखने वाले दहल उठे। वहां तेज रफ्तार मालगाड़ी और लोगों से भरी एक बस की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की जान चली गई और करीब 60 लोग घायल हो गए। ट्रेन और बस की टक्कर रेलवे क्रॉसिंग पर हुई, मतलब उस जगह पर जहां रेलवे लाइन को पार करने के लिए सड़क मौजूद थी। मालगाड़ी के आने से पहले उस सड़क पर गाड़ियों की अच्छी खासी भीड़ थी। मोटरसाइकिलों और कारों से लोगों का आना जाना लगा। कारों की कतार के बीच वो डबल डेकर बस यानी 2 मंजिल वाली बस भी पहुंची। उसमें 70 से ज्यादा लोग सवार थे। जिस रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा हुआ वहां कोई बूम बैरियर दिखाई नहीं दिया। हालांकि ट्रेन के नजदीक आते ही सड़क पर दोनों तरफ की गाड़ियां रुक गईं। उस बस के ड्राइवर ने भी ब्रेक लगा दी, लेकिन अचानक ही उसने बस को आगे बढ़ा दिया, मानो वो ट्रेन के आने से पहले ही रास्ते के दूसरी तरफ जाना चाहता हो। लेकिन वो बस जैसे ही रेलवे ट्रैक पर पहुंची, दाहिनी ओर से आई मालगाड़ी ने उसे तहस नहस कर दिया और टक्कर के बाद बस ट्रेन के इंजन में अटक गई और दूर तक घिसटती चली गई। हालांकि बाद में ट्रेन को रोका गया और फौरन राहत बचाव का काम शुरू किया गया। लेकिन इस खौफनाक हादसे को जिसने भी देखा दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि उस मालगाड़ी से टकराने के बाद वो बस किसी खिलौने की तरह बिखर गई, मानो वो लकड़ी की बनी हो। पलक झपकने से पहले ही उस डबल डेकर यानी 2 मंजिल वाली बस के परखचे उड़ गए। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना मेक्सिको के अतलाकुमुल्को इलाके में हुई। जिस रेलवे क्रॉसिंग पर बस और ट्रेन की भिड़ंत हुई, उसके दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आई। ट्रेन के पहुंचने से पहले धीरे धीरे लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते दिखाई दिए। इसी बीच जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजा, दोनों ओर के लोग रुक गए। वो बस वाला सबसे आगे था, वो भी रुक गया, लेकिन ट्रेन थोड़ी ही दूरी पर थी जब उसने बस को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद तो ट्रेन ने उस बस को बिल्कुल बीच में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वो मालगाड़ी के इंजन में फंस गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको के अतलाकुमुल्को इलाके में हुई इस घटना ने पूरे मेक्सिको में सनसनी मचा दी। बाद में प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में सामान ढोने वाली एक गाड़ी से हुई टक्कर के बाद हंगामा खड़ा हो गया। बताया गया उस गाड़ी ने एक गाय को टक्कर मार दी थी। इसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। आरोप लगाया गया कि इसके बाद जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें गोमांस मिला। इसके बाद तो लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस गाड़ी को घेर कर उसमें तोड़फोड़ कर दी। थोड़ी ही देर में हंगामा इतना बढ़ गया कि लोगों ने उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गई। पुलिस ने उस गाड़ी के ड्राइवर और उसके साथी को हिरासत में लिया और गुस्साई भीड़ को शांत करवाया। लेकिन इससे पहले वहां जमकर हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ उस गाड़ी को घेर कर खड़ी नजर आई। उनमें कुछ लोग तो उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। उन लोगों ने पहले उस गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। यह हंगामा बढ़ने पर पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं। पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी। उल्टा वो पुलिस से ही भिड़ गए। इसकी वजह से उन लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने उस गाड़ी के ड्राइवर और उसके साथी को हिरासत में ले लिया और उन लोगों को शांत करवा दिया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें गोमांस भरा हुआ मिला। इसके बाद हंगामा बढ़ गया। गेट तोड़ा, पिछला गेट ताला तोड़ने के बाद जब पता लगा कि अंदर मांस भरा हुआ है। ये सारा हंगामा तब हुआ जब सामान ढोने वाली उस गाड़ी ने एक गाय को टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। गाय को हिट हुआ और गाय की स्पॉट पे डेथ हो गई। गाय के ऑनर या उसके स्थानीय लोग हैं, उनमें आक्रोश था, उन्होंने इस गाड़ी में तोड़फोड़ करी है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गाड़ी के ड्राइवर के अलावा हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया। उधर मुंबई में नौसेना के एक जवान की राइफल चोरी होने से सनसनी मच गई।
मुंबई में नौसेना के एक जवान की राइफल चोरी होने के बाद नौसेना, मुंबई पुलिस और एटीएस हाई अलर्ट पर आ गए। 3 दिन पहले नौसेना के आवासीय क्षेत्र में एक अनजान व्यक्ति नौसेना की यूनिफॉर्म में आया और ड्यूटी पर तैनात अग्निवीर से शिफ्ट खत्म होने के नाम पर राइफल और कारतूस लेकर फरार हो गया। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट हॉस्टल में हुई गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया। घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस को शक है जो छात्र घायल हुआ उसी ने गोली चलाई और बाद में खुदकुशी की भी कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब को 1600 करोड़ और हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की भी घोषणा की गई। ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार पिछले 2 महीनों के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 314 अंक चढ़ा तो निफ्टी उछलकर 24,868 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों ने करीब 1,23,000 करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तेजी आईटी, एफएमसीजी और फार्मा इंडेक्स में रही, जबकि ऑयल एंड गैस और रियल्टी सेक्टर के शेयर गिरकर बंद हुए। ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने याचिका दायर कर अपील की कि लोग उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान को उनकी इजाजत के बिना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करें। इधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक परिवार ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस नहीं मिलने पर वो मोटरसाइकिल पर शव ले जाने को मजबूर हो गए। जानकारी के मुताबिक कौशाम्बी के गांव में एक महिला की मौत हो गई थी। उनके मायके वालों ने उनकी हत्या किए जाने का शक जताया। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और फिर शव को उनके परिवार वालों को सौंप दिया। लेकिन शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करवाई गई। ऐसे में उन्हें मोटरसाइकिल पर ही शव ले जाना पड़ा। इस मामले के सामने आते ही हड़कंप मच गया। कौशाम्बी के डीएम ने तुरंत इस मामले की जांच के लिए टीम बना दी, क्योंकि एक वीडियो सामने आया और उसमें वो शव को मोटरसाइकिल पर ले जाते दिखे। उसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाते नजर आए, जबकि दूसरे व्यक्ति पीछे बैठे हुए थे। उन दोनों के बीच में महिला का शव रखा दिखाई दिया। उन्हें अर्थी पर लटाया हुआ था। बाइक सवार ने अर्थी समेत उनका शव बीच में रखा और इसी तरह शमशान घाट तक ले गए। उनके परिवार वालों के मुताबिक पुलिस उनके साथ साथ शमशान घाट तक गई। कोई साधन नहीं मिला, टाइम भी हो गया। पुलिस है साथ में? पुलिस साथ में है। इस मामले के सामने आते ही कौशाम्बी के डीएम ने जांच के आदेश दे दिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। पुलिस की टीम के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ हेल्थ की टीम के साथ हम लोग जांच करवा के इसमें अंतिम निर्णय लेंगे कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। परिवार वालों के मुताबिक बुधरानी नाम की महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। उनके मायके वालों ने उनकी हत्या किए जाने का शक जताया। इसके बाद पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम करवाया। आरोप लगाया गया कि पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने उनके परिवार वालों पर जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया और शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दी। ऐसे में वो उनका शव बाइक पर ही ले जाने को मजबूर हो गए। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूएई की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना है और इस दौरान वो IIM अहमदाबाद के दुबई कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान IIT दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में भी जाएंगे, जहां वो PhD और BTech के कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। इस कैंपस में टीचरों और छात्रों के साथ उनकी बातचीत का भी कार्यक्रम रखा गया है। 2 दिन की इस यात्रा में वो UAE के शिक्षा मंत्री के अलावा कई दूसरे मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे।